मेरा नाम सावित्री देवी है। मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है। ये घर जिसमें मैं रहती हूँ, मेरे और मेरे स्वर्गीय पति महेंद्र शर्मा ने मिलकर बनाया था। मेरे पति को गुजरे 15 साल हो चुके हैं। मेरी एक ही बेटी है, रीना, और उसका पति, मेरा दामाद राकेश। कुछ साल पहले रीना और राकेश इस घर में आकर रहने लगे थे। शुरुआत में मुझे लगा था कि परिवार साथ रहेगा तो घर में रौनक रहेगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि कभी कभी घर में लोग बढ़ जाने से रौनक नहीं, बोझ बढ़ जाता है। उस शाम मैं ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। मेरी वही पुरानी हरी मखमली कुर्सी, जिस पर बैठना मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। तभी अचानक राकेश कमरे में आया। उसने बिना कुछ कहे मेरे हाथ से रिमोट लिया और टीवी बंद कर दिया। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह ठंडी आवाज में बोला, अपने कमरे में जाओ, बूढ़ी औरत। अब ये ड्राइंग रूम मेरा है। उसकी बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने तुरंत अपनी बेटी रीना की तरफ देखा। वह दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की। उसने बस अपनी नजरें झुका ली। उस पल मुझे सबसे ज्यादा दर्द किसी की आवाज से नहीं, अपनी बेटी की चुप्पी से हुआ। मैं धीरे धीरे उठी, टेबल पर रखी अपनी चाबियां उठाईं और बिना एक शब्द बोले घर से बाहर निकल गई। अगले दिन सुबह एक आदमी हमारे घर के दरवाजे पर आया। उसने साफ सुथरा कोट पहन रखा था। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं हर दिन ऐसी ही जिंदगी से जुड़ी सच्चाई से भरी कहानियां सुनाती हूँ। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब वापस कहानी पर चलते हैं। मुझे यकीन है, अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे, तो ये कहानी आपके दिल को जरूर छू जाएगी। उस शाम रिमोट का बटन दबने की आवाज आई और ड्राइंग रूम में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने अचानक गोली चला दी हो। मैं अपनी हरी मखमली कुर्सी पर बैठी थी। ये वही कुर्सी थी जो मैंने अपने पति के जाने के बाद मिलने वाली पहली पेंशन से खरीदी थी। साइड टेबल पर रखी कॉफी ठंडी हो रही थी और रसोई से मीठे पकवान की खुशबू आ रही थी। टीवी पर धीरे धीरे खबरें चल रही थी। ये मेरा शांत समय था, दिन भर के काम के बाद, जब मेरे घुटनों का दर्द थोड़ा कम हो जाता था और मैं बस कुछ देर के लिए किसी की सेवा किए बिना खुद के लिए जी पाती थी। तभी अचानक मुख्य दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ जैसे घर में तूफान घुस आया हो। मैंने सिर उठाकर देखने की जरूरत भी नहीं समझी। मुझे पता था वह राकेश ही होगा। राकेश ऐसे अंदर आया जैसे ये घर उसी का हो। उसके पीछे मेरी बेटी रीना थी। उसके हाथों में बाजार के थैले थे, उसके कंधे झुके हुए थे और उसकी नजरें जमीन पर थीं, जैसे वो घर में होने के लिए ही माफी मांग रही हो। मैं अपनी जगह से नहीं हिली। राकेश सीधे टीवी के सामने जाकर खड़ा हो गया, जिससे मेरा स्क्रीन पूरी तरह ढक गया। उसने मुझे देखा और वैसे ही नाक सिकोड़कर हंसा जैसे वह हमेशा करता था जब भी मुझे आराम करते देखता था। उसने रिमोट उठाया और लाल बटन दबा दिया। टीवी की स्क्रीन काली हो गई। फिर वो जोर से चिल्लाया, अपने कमरे में जाओ, बूढ़ी औरत। मुझे मैच देखना है। अब ये ड्राइंग रूम मेरा है। कमरे में सन्नाटा और भारी हो गया। मुझे उसकी घमंडी सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। जैसे चिल्लाकर उसने सच में इस कमरे पर अपना हक खरीद लिया हो। मैंने धीरे धीरे अपनी नजरें रीना की तरफ घुमाईं। वह रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथों की उंगलियां थैलों को कसकर पकड़े हुए थीं। हमारी नजरें मिलीं। मैं बस एक चीज का इंतजार कर रही थी कि वह कहे, मेरी माँ से इस तरह बात मत करो, ये घर उनका है। लेकिन रीना ने सिर झुका लिया और थैलों को ऐसे ठीक करने लगी जैसे उनमें कुछ इधर उधर हो गया हो। उसका वह छोटा सा इशारा किसी भी चीख से ज्यादा दर्दनाक था। राकेश की आवाज ऊंची थी,
लेकिन मेरी बेटी की चुप्पी उससे भी बड़ा धोखा थी। उस पल मेरे अंदर एक ठंडी सच्चाई उतर गई। न गुस्सा, न शर्म, बस एक शांत समझ। तहसील के रिकॉर्ड ऑफिस में 35 साल काम करते हुए मैंने एक बात सीखी थी। शब्दों की कीमत नहीं होती, कागजों की होती है। मैं धीरे से खड़ी हुई। मेरे घुटनों से हल्की आवाज आई। उस सन्नाटे में वो आवाज ऐसे लगी जैसे किसी सरकारी कागज पर मुहर लग गई हो। उधर राकेश पहले ही मेरे सोफे पर फैलकर बैठ चुका था और बिना मेरी तरफ देखे कोल्ड ड्रिंक खोल रहा था। उसकी दुनिया में मैं बहुत पहले ही बस एक पुराने फर्नीचर की तरह बन चुकी थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई, रोने के लिए नहीं, छिपने के लिए भी नहीं। मैंने अपनी अलमारी का नीचे वाला दराज खोला। उसमें बैंक के कागज रखने के लिए एक छोटा बैग रखा था। मैंने उसमें से चाबियों का गुच्छा निकाला और एक नीली फाइल। फाइल के अंदर कागज थे, घर के असली दस्तावेज, मालिक का नाम सावित्री देवी शर्मा। कागज पुराने हो चुके थे, लेकिन उनकी ताकत लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी। आईने में मैंने खुद को देखा। छोटे सफेद बाल, चेन से लटके चश्मे, साधारण कपड़े। मैं बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी एक सीधी सादी दादी को लोग समझते हैं। और सच कहूं, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। जब तक दादी शेरों को खाना खिलाती रहती है, वे खुद को राजा समझते रहते हैं। लेकिन जिस दिन दादी हांडी का ढक्कन बंद कर देती है, उसी दिन उनका राज खत्म हो जाता है। मैं वापस ड्राइंग रूम में आई। टीवी पर अब खेल का चैनल जोर से चल रहा था। रीना रसोई में बर्तन धो रही थी और जानबूझकर आवाज ज्यादा कर रही थी। मैं राकेश के पास से गुजरी और सीधे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लकड़ी के फर्श पर मेरी सैंडल की आवाज गूंज रही थी। राकेश मुस्कुराया। क्यों सावित्री जी, टहलने जा रही हैं? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। अपनी उम्र में कहीं रास्ता भूल मत जाना। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस दरवाजा खोल दिया। बाहर की रात ठंडी और शांत थी। मैंने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया, जैसे किसी वाक्य के आखिर में पूर्ण विराम लगा दिया हो। और उसी पल मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। उस रात जब मैं घर से बाहर निकली थी, तो मेरे अंदर बहुत शोर नहीं था। अजीब बात यह थी कि मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उस दिन मैंने एक फैसला कर लिया था। अब मैं अपने घर में मेहमान बनकर नहीं रहने वाली थी। अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदला। मेरी बेटी रीना और दामाद राकेश अब इस घर में नहीं थे। वे दोनों अपना सामान लेकर अलग रहने चले गए थे। घर फिर से शांत हो गया था, लेकिन मेरी जिंदगी में अब एक नया काम शुरू हो गया था। तहसील के रिकॉर्ड ऑफिस में 35 साल काम करने के बाद मुझे कागजों और कानून की बहुत समझ थी। मैंने सोचा, अगर मेरे साथ ये सब हो सकता है, तो कितनी ही और बुजुर्ग औरतें होंगी जो अपने ही घर में डर कर जी रही होंगी। इसीलिए मैंने तय किया कि हर हफ्ते बुधवार को अपने घर पर एक छोटी बैठक रखूंगी, जहां आसपास की महिलाएं आकर अपने सवाल पूछ सकें। उस दिन भी वही बुधवार था। सुबह की हल्की धूप में मेरे घर की हल्की आड़ू रंग की दीवारें कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। घर में आज कोई तमाशा नहीं था, बस व्यवस्था और समझदारी की बातचीत होने वाली थी। दरवाजे की घंटी बजी। सबसे पहले आई ज्योति आंटी, वह मेरे पड़ोस में रहती थी। फिर आई उर्मिला आंटी, जो अक्सर बैंक से जुड़े सवाल पूछने आती थी। लेकिन आज वे दोनों अकेली नहीं थीं। उनके साथ एक और महिला थी, शांति आंटी। उनकी उम्र लगभग 70 साल होगी। उनकी आंखें लाल थीं और कंधे झुके हुए थे, जैसे कई रातों से ठीक से सोई ही न हो। दरवाजे पर खड़े खड़े ही उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सावित्री जी, मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि मैं ये घर उसके नाम कर दूं। मैंने उन्हें अंदर बैठने का इशारा किया। वे धीरे से सोफे पर बैठ गईं। उन्होंने आगे कहा, वह कहता है, माँ, ये एक अच्छा निवेश है। बाद में मैं आपको इससे भी बड़ा घर दिला दूंगा।
शांति आंटी की आवाज कांप रही थी। लेकिन मुझे मना करने से डर लग रहा है। डर है कि कहीं वो नाराज न हो जाए। मैंने शांत आवाज में कहा, पहले चाय पीजिए। मैंने चारों के सामने चाय रखी। फिर धीरे से कहा, चलो सबसे आसान बात से शुरू करते हैं। मैंने उनकी तरफ देखते हुए समझाया, अगर आप अपना घर किसी के नाम गिफ्ट कर देती है तो वह हमेशा के लिए चला जाता है। फिर उसे वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। शांति आंटी ध्यान से सुन रही थी। मैंने आगे कहा, अगर आप किसी को कुछ देना चाहती है तो उसके लिए वसीयत लिखी जाती है। जब तक आप जिंदा है तब तक घर आपका ही रहता है। ज्योति आंटी ने सिर हिलाया। मैंने कहा, और अगर बहुत जरूरी हो तो एक और तरीका होता है जिसमें आप जिंदगी भर उस घर में रहने का अधिकार रखती है। लेकिन ये काम बहुत सावधानी से किया जाता है। इसमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तभी ज्योति आंटी बोली, और एक बात और, अपने बैंक या फोन के पासवर्ड किसी को मत देना। उर्मिला आंटी हंस पड़ी। हाँ, बच्चों को भी नहीं, और पोतों को भी नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। मैंने मेज से एक कागज उठाया और शांति आंटी की तरफ बढ़ा दिया। ये एक वाक्य है जिससे आप अपने बेटे से बात शुरू कर सकती है। मैंने पढ़कर सुनाया, मैं अभी अपने घर का मालिकाना हक बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। सोचने के लिए समय चाहिए, लेकिन अभी मैं साइन नहीं करूंगी। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आपका बेटा जरूर दबाव डालेगा, लेकिन आप बस यही वाक्य बार बार दोहराइए। अगर वो गुस्सा करने लगे तो आप कमरे से बाहर आ जाइए। दरवाजा बंद कर लीजिए। मैंने कहा, कोई भी कागज तभी साइन करना चाहिए जब आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो। उर्मिला आंटी मुस्कुराईं। अभी थोड़ी देर में आप इन्हें किसी वकील का नंबर भी देने वाली है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, दूंगी। एक वकील हैं, रमेश त्रिपाठी। वे शहर के जाने-माने वकील अशोक मेहरा के साथ काम करते हैं। मैंने कहा, वे चिल्लाते नहीं और कागज की हर लाइन ध्यान से पढ़ते हैं। फिर मैंने गंभीर होकर कहा, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि कोई भी कागज जल्दबाजी में साइन न किया जाए। हम सब मेज के पास बैठ गए और हमने कुछ छोटे छोटे नियम लिखे। गिफ्ट डीड की जगह वसीयत, अलग अलग बैंक खाते, उधार दिए हर पैसे की रसीद, कोई साझा पासवर्ड नहीं, और पावर ऑफ अटॉर्नी भी सिर्फ सीमित समय के लिए। मैंने उन्हें ये भी दिखाया कि प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद में मालिक का नाम कहाँ लिखा होता है। मैंने समझाया, अगर कोई बेटा या बेटी 1 साल के लिए माँ के घर रहने आ जाए तो अक्सर वही चीज 4 साल बाद उनकी आदत बन जाती है, अगर समय रहते उसे उसके असली नाम से नहीं पुकारा जाए। शुरुआत में शांति आंटी हर बार नाच शब्द सुनकर डर जाती थी, लेकिन बातचीत खत्म होने तक उनकी कमर सीधी हो चुकी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सावित्री जी, अब मुझे हल्का लग रहा है। आज मैं घर जाकर रोने नहीं वाली। आज मैं अपने बेटे से बात करने वाली हूँ। ज्योति आंटी मुस्कुराईं। हम हर बुधवार यहाँ मिलते हैं, शाम 4 बजे। आपकी चाय और आपके सवाल। जब वे तीनों घर से बाहर निकलीं तो उनके कदम पहले जैसे नहीं थे। वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रही थी। मैंने कप धोए, मेज साफ की और खिड़कियां खोल दी। बगीचे से गीली मिट्टी की खुशबू आ रही थी। घर हल्का महसूस हो रहा था, लेकिन उस दिन की सबसे बड़ी मुलाकात अभी बाकी थी। रात 8 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर मेरी बेटी रीना खड़ी थी, लेकिन इस बार उसने दरवाजा ऐसे खटखटाया जैसे कोई मेहमान हो। मैंने दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर मेरी बेटी रीना खड़ी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में पहले जैसी झिझक नहीं थी। फिर भी उसने धीरे से कहा, माँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसके इस सवाल में बहुत कुछ बदल चुका था। पहले वह इस घर में ऐसे आती थी जैसे ये उसका ही घर हो, लेकिन आज वह एक मेहमान की तरह खड़ी थी। मैंने दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। अंदर आ जाओ।
वह चुपचाप अंदर आ गई। रसोई में चाय अभी भी गर्म थी। मैंने 2 कप निकाले। रीना ने धीरे से अपनी शॉल उतारी और ड्राइंग रूम की आड़ू रंग की दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने दीवार पर हाथ फेरते हुए कहा, "ये दीवार बहुत सुंदर लग रही है।" उसकी आवाज धीमी थी। "घर में गर्माहट होनी चाहिए, बाकी सब चीजें बाद में आती हैं।" हम दोनों सोफे पर बैठ गए। रीना ने चाय का कप दोनों हाथों से पकड़ा, जैसे वो सिर्फ चाय नहीं, उस गर्माहट को महसूस करना चाहती हो। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, "मैं आज वकील के पास गई थी।" मैंने उसकी तरफ देखा। वह सामने देखते हुए बोल रही थी, "मेरा और राकेश का तलाक अब लगभग तय हो गया है।" उसने गहरी सांस ली। "मेरी नौकरी भी अब ठीक चल रही है।" फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, "अब मुझे दूध खरीदने के लिए किसी के पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं खुद कमाती हूँ और खुद खर्च करती हूँ।" मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस उसे सुनती रही। थोड़ी देर बाद उसने झिझकते हुए पूछा, "माँ, क्या मैं कभी कभी यहाँ आ सकती हूँ?" "बस मिलने के लिए। कोई चाबी नहीं, कोई रुकना नहीं, बस चाय और थोड़ी बातचीत।" मैंने उसकी आंखों में देखा, फिर शांत आवाज में कहा, "इस घर का दरवाजा मेहमानों के लिए हमेशा खुला है, लेकिन रहने वालों के लिए अब हमेशा के लिए बंद है।" रीना ने सिर हिलाया। उसे मेरी बात समझ आ गई थी। मैंने आगे कहा, "ये कठोरता नहीं है, ये सिर्फ एक नियम है।" रीना कुछ देर सोचती रही। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। "आपको पता है माँ, मुझे अब आपका ना याद आता है।" मैंने भौं उठाई। वह बोली, "मैंने पूरी जिंदगी आपका हाथ ही सुना, और अब मैं आपका दूसरा शब्द सीख रही हूँ।" मैंने धीरे से कहा, "ना, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होता। ये सीमाएं तय करने के लिए होता है, तुम्हारी, मेरी और हर समझदार इंसान की।" हम कुछ देर चुप बैठे रहे। रसोई में घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। बाहर हवा पेड़ की डालियों को हिला रही थी। रीना धीरे से खड़ी हुई। उसने मेरे पास आकर मुझे हल्के से गले लगाया। "धन्यवाद माँ।" उसकी आवाज भावुक थी। "अगर उस दिन आपने घर की बिजली और इंटरनेट बंद नहीं कराया होता, तो शायद मैं कभी खुद को सुन ही नहीं पाती।" मैं हल्का सा मुस्कुराई। "खुद को सुनना ही असली बड़ा होना है।" मैंने मजाक में कहा, "अब जाओ, मुझे कल शाम 4 बजे फिर बैठक करनी है। पड़ोसियों के सामने मेरी इज्जत मत उतरवाना।" रीना हंस पड़ी। फिर वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। इस बार उसके कदम मजबूत थे और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरवाजा बंद होने के बाद घर फिर से शांत हो गया। मैं गलियारे से होते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। तभी मेज पर रखा मेरा मोबाइल चमका। एक अनजान नंबर कॉल कर रहा था। ऐसे फोन मैं बिना नाम देखे भी पहचान लेती हूँ। मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर फोन उठाने के बजाय शांति से ब्लॉक का बटन दबा दिया। जिंदगी में बहुत सारी खबरें होती है, लेकिन हर किसी की समस्या सुनना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं धीरे धीरे घर में चलती हुई रसोई, गलियारा और ड्राइंग रूम से गुजरी। मेरे सारे कागज अब शेल्फ पर ठीक से रखे हुए थे। मेरे कमरे में मेज पर एक साफ नोटबुक रखी थी। मैं कुर्सी पर बैठी और नोटबुक खोल ली। पहली लाइन में मैंने लिखा, "घर और उसके मालिक की कहानी।" ये रीना के लिए नहीं था, ये मेरे लिए था, और उन सभी लोगों के लिए जो अभी भी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए रिमोट उठाने से डरते हैं। मैंने लिखना शुरू किया। डर अक्सर देखभाल का रूप ले लेता है। आदतें धीरे धीरे आपकी आवाज दबा देती है। और कभी कभी एक छोटा सा वाक्य, "अपने कमरे में जाओ, बूढ़ी औरत," पूरी सच्चाई सामने ला देता है। मैंने लिखा, "कागज इंसान को फिर से सीधा खड़ा कर देते हैं, और कभी कभी इंटरनेट बंद होने से दिमाग खुल जाता है।" मैंने एक और बात लिखी, "कोई भी इंसान अपने आप को या अपना घर किसी को नहीं दे सकता, ना प्यार में, ना दया में,
सम्मान के बिना साथ रहना परिवार नहीं होता, वह सिर्फ एक कैद होता है। और सही समय पर कहा गया, एक ना 1000 हाँ से ज्यादा ताकतवर होता है। मैंने नोटबुक बंद की, उसे दराज में रख दिया। फिर मैं ड्राइंग रूम में आई और अपनी हरी मखमली कुर्सी पर बैठ गई। मेज पर रिमोट रखा था, एक साधारण काला रिमोट। मैंने उसे हाथ में उठाया। अब वह किसी और की ताकत का प्रतीक नहीं था, बस एक साधारण चीज था। मैंने टीवी चालू किया और संगीत वाला चैनल लगा दिया। सारंगी की मधुर आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। न गलियारे से किसी के कदमों की आवाज आई, न किसी ने टीवी बंद किया, न किसी ने कहा, अपने कमरे में जाओ। मैंने आंखें बंद कर लीं और संगीत सुनती रही। फिर धीरे से आवाज एक पायदान बढ़ा दी, जितनी मुझे पसंद थी, न उससे कम, न उससे ज्यादा। मैंने धीरे से कहा, बस इतना ही काफी है। और उसी पल मुझे समझ आया कि इस शब्द का मतलब अब कितना बड़ा है। अब मैं अपने घर के नियम खुद तय कर सकती थी। अब मुझे किसी को खुश करने के लिए अपनी शांति गिरवी नहीं रखनी थी। मैंने टीवी बंद किया। घर शांत सांस ले रहा था। बगीचे में अंधेरा गहरा रहा था। कहीं कोई टहनी हिली। पाइप में पानी की हल्की आवाज आई। कुछ भी खास नहीं था, बस एक साधारण जिंदगी जिसे मैंने आखिरकार किसी को किराए पर देना बंद कर दिया था। गलियारे में मेरा कोट टंगा था। मैंने उसका कॉलर ठीक किया। कभी कभी छोटी चीजें ठीक कर देना बड़ी परेशानियों को जन्म लेने से रोक देता है। मेज पर मेरी चाबियां रखी थीं। धातु हल्की गर्म थी। उनके पास किसी और की चाबियां नहीं थीं। मेरी नोटबुक में कल के लिए लिखा था, बुधवार शाम 4 बजे, वसीयत और पासवर्ड पर चर्चा। मैंने नोटबुक बंद की, सुबह के लिए पानी चढ़ा दिया और लाइट बंद कर दी। घर मेरा था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये थी, मैं फिर से अपने घर में लौट आई थी। और अब मेरी जिंदगी में, ठीक उसी रिमोट की तरह, आवाज का नियंत्रण मेरे हाथ में था।